सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड हिंदी की क्लास रहने वाली है और हिंदी की क्लास में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण आज की क्लास रहने वाली है। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। एक तरफ आपको कवि के नाम दिए हैं और एक तरफ आपकी रचनाएँ दिए गए हैं। तो मन्नू भंडारी की बात करें तो मन्नू भंडारी जी के द्वारा महाभोज लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें तो इन्होंने नए पत्ते लिखे हैं। यशो कौन मनोहर श्याम जोशी के द्वारा हम लोग धारावाहिक लिखा गया है। और यशोधर बाबू, ठीक है, यशोधर बाबू के द्वारा सिल्वर बैंडिंग, क्या ये सही है? ये गलत है। ठीक है, सिल्वर बैंडिंग जो लिखा गया है वो मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? मनोहर श्याम जोशी के द्वारा सिल्वर बैंडिंग लिखा गया है। यशोधर बाबू इस सिल्वर बैंडिंग के मुख्य पात्र के रूप में इन्होंने कार्य किया है। मनोहर श्याम जोशी की बात करें, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म जो होता है मनोहर श्याम जोशी का 9 अगस्त, कब? 9 अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ पर होता है? अजमेर राजस्थान के अंदर मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म होता है। इनके द्वारा कुछ उपन्यास लिखे गए जैसे कि क्या, हमजात, कुरु कुरु स्वाहा, कसफ, जिनके ये प्रमुख उपन्यास हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बने हैं। इनके द्वारा धारावाहिक जैसे कि कक्का जी कहीन, हम लोग और मुंगेरी लाल के हसीन सपने और बुनियाद, ठीक है, ये इनके क्या हैं? धारावाहिक हैं। यात्रा संस्मरण की बात करें तो पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये क्या है? इनका यात्रा संस्मरण है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, यशोधर बाबू। यशोधर बाबू की जगह कौन आएंगे? मनोहर श्याम जोशी के द्वारा सिल्वर बैंडिंग लिखा गया है। यशोधर बाबू जो सिल्वर बैंडिंग के मुख्य पात्र के रूप में इन्होंने काम किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ये अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो पौत्र, ठीक है, एक तरफ ये जो क्वेश्चन बना है ये हमारा कुमाऊनी और गढ़वाली जो शब्दावली है उससे क्वेश्चन हमने ये बनाया है। और इसमें देखो एक तरफ दे रखा है हिंदी में पौत्र। पौत्र को नाती किस में कहा जाता है? तो कुमाऊनी भाषा में पौत्र को नाती कहा जाता है। सही बात है। चावल, चावल को चौल गढ़वाल में कहते हैं। ठीक है, गढ़वाली भाषा में चावल को क्या कहा जाता है? चौल कहा जाता है। राजमा, राजमा को क्या सफ़ेद भट्ट कहा जाता है? तो ये गलत है। राजमा को जो कहा जाता है गढ़वाल में छेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल में राजमा को छेमी कहा जाता है। और जो सफ़ेद भट्ट होता है ये सोयाबीन होता है। कहाँ? गढ़वाल के अंदर। ठीक है, सफ़ेद भट्ट का मतलब क्या है? ये सोयाबीन को कहा जाता है गढ़वाल के अंदर। और गन्ना रिखो, गन्ना को क्या कहा जाता है? रिखू कहा जाता है। कहाँ? कुमायूं में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। एक तरफ आपको क्या करेंगे, हिंदी में दे दिए जाएंगे नाम और एक तरफ कुमायूं गढ़वाली नाम दिए होंगे, तो उसमें आपको मिलान करने के लिए या कौन सुमेलित नहीं है इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो 1/3, कितने? 1/3 शब्द में लिखना चाहिए। ठीक है, किसी विस्तृत विवरण, कहानी, लेख या वक्तव्य, शोध, प्रबंधन, निबंध या निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें मुख्य विचारों, तर्कों आदि के लघुत्तम व क्रमबद्ध रूप रखा गया हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को संक्षेपण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, इसमें मिश्र वाक्य नहीं है, ये हमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा हमारा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। तो ये मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने एक पुस्तक खरीदी जो क्या है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। यही
यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। मिश्र वाक्य की बात करते हैं। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें जो हमें शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे कि की से जुड़ा होगा क्या दो उपवाक्य हमारे किससे, की शब्द से जुड़ा होगा, जो से जुड़ा होगा, जैसे कि इसमें देखो जो से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें, जिसने, तो से जुड़ा होगा, ठीक है, जिसे से जुड़ा होगा, और जब तब, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, इसलिए, कि, जो, वह, ये आदि शब्द हमें किसमें देखने को मिलेंगे, तो मिश्र वाक्य में ये आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है बाधा था विधु। बाधा था विधु का किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। तो ये इसमें पूछा गया है कि अलंकार कौन सा है। ठीक है, इसमें ये कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हमें देखने को मिलेगा, तो अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। ठीक है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले शब्द चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो उनको योजक चिन्ह कहा जाता है। हंस पद को क्या कहते हैं, हंस, ये क्या है हमारा हंस पद है। हंस पद को त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक या विस्मरण चिन्ह आदि नामों से भी जाना जाता है। किसको, हंस पद को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। लंबी भुजाओं वाला क्या कहलाता है, तो लंबी भुजाओं वाला दीर्घबाहु कहलाता है, सही है। दीप दीप में जन्मा व्यक्ति क्या कहलाएगा, तो द्वैपायन कहलाएगा, ये भी सही है। हाथ की सफाई क्या कहलाएगा, हाथ की सफाई हस्तलाघव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हस्तलाघव कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हमारा सी हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है, ये क्या कहलाता है, हाथ की सफाई तो हस्त लाघव कहलाता है। सव्यसाची किसे कहते हैं, सव्यसाची की बात करें, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो उसे सव्यसाची कहा जाता है। पके हुए अन्न की भिक्षा क्या कहलाएगी, मधुकरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मधुकरी कहलाएगी। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है। किसका, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय जो हमारा है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का, वो नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछेगा तो आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, तो विश्व हिंदी सचिवालय हमारा मॉरिशस में है। कहाँ है, मॉरिशस में है। कौन सा, विश्व हिंदी सचिवालय। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया। अनुच्छेद 343 के 1 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। किस आर्टिकल में बताया गया है, 343 के पार्ट 1 में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आकाश वृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकाश वृत्ति। जिससे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो,
कृतज्ञ कहलाता है वो। और क्या, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाएगा, चषक कहलाएगा। तो ये भी याद रखनी है इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं किसके, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो भार्य और प्राण प्रिय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भार्य और प्राण प्रिय हो जाएंगे। इसी के साथ साथ और क्या हो जाएंगे, अर्धांगिनी भी पत्नी का ही पर्यायवाची हो जाएगा। वृक्ष की पर्यायवाची की बात करें, जो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, वृक्ष को क्या 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 कहा जाता है, तो विटप, रुख, द्रुम, शाखी, पादप, तरु, ये किसको कहा जाता है, वृक्ष को कहा जाता है। शरीर के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, काया, गात, देह, तन और बपु, अंग, ये किसके हो जाएंगे, शरीर के। और पुत्र के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, आत्मज, सुत, तन्य, पूत, नंदन, ये पुत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है, तो भार्या, प्राण प्रिय है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, किसके, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, कुछ विद्वानों ने व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने हैं। ऋण संज्ञा, ऋण संज्ञा किसको कहते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किया जाए वो क्या कहलाएंगे, ऋण संज्ञा कहलाएंगे। उसके बाद यौगिक संज्ञा, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हो वो यौगिक संज्ञा कहलाते हैं। थर्ड जो आ जाता है योग ऋण संज्ञा, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। तो क्वेश्चन था कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से, ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा, ये 3 भेद हैं इसके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है सही वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है कि सही वाक्य की पहचान करनी है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ना कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये भी गलत है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, ये भी गलत है। और श्री कृष्ण का अनेक नाम, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, कार्यालय आदेश, कौन सा आदेश, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की एक सूचना है। ठीक है, तो ये किसके लिए निकाले जाते हैं, अगर इसकी बात करें, मंत्रालय, अनुभव, संबंध, विभाग या प्रभाग। ठीक है, इन सभी के लिए क्या निकाले जाते हैं, कार्यालय आदेश निकाले गए आदेशों की एक सूचना है इन सभी की। ठीक है, कार्यालय आदेश की बात करें तो कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। वही क्या कहलाता है, वही कार्यालय आदेश कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का क्वेश्चन हमारा है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के साथ या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम में जैसे शब्द क्या देखने को मिलेंगे, आप देखने को मिलेगा, अपना देखने को मिलेगा, और अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद, यानी खुद की बात वहाँ पर की जाएगी। हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है हिंदी के अंदर, तो 11 है। कितनी है, 11 है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, तो आप है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, शायद आप आज ज़्यादा खाना खाए हैं, शायद आप ज़्यादा खाना खाए हैं। तो ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है,
ये हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण की बात करें, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जिसी को संकेत या निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा मापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ शब्द देखने को मिलेंगे इसमें, कुछ और, बहुत, कम, सब, थोड़ा, 2 4, दर्जन, चौगुना। ये आगे आदि शब्द जो हमें परिमाणवाचक विशेषण के अंदर देखने को मिलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें जो जो ज़्यादा शब्द दे रखा है ये कैसा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में कारक हमें 8 देखने को मिलते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक की बात करें, अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके जो चिन्ह देखने को मिलेंगे, में देखने को मिलेगा, पर और पे, ये आदि शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। इसकी पहचान किसमें, किस पर और किसने आदि शब्दों से भी की जा सकती है। ठीक है, तो मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। ठीक है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द में वचन है। ठीक है, तो वचन पूछा गया कि जनता में कौन सा वचन है? तो इसमें जो हो जाएगा एक वचन। ठीक है, जनता कैसा है? तो एक वचन है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या होता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर संधि में किसका मेल होता है? ठीक है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में स्वरों का मेल देखने को मिलता है। व्यंजन संधि में हमें जो मेल देखने को मिलेगा व्यंजन और व्यंजन का, और व्यंजन और स्वर का, और स्वर का और व्यंजन। ठीक है, व्यंजन संधि में हमें देखने को मिलते हैं। स्वर संधि की बात करें, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद देखने को मिलते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या आदि स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वरों का मेल होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये जो आवेदन पत्र लिखा जाता है ये व्यवस्थापक को लिखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदृश। ठीक है, ये कैसा हमारा है? शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आयोग का जिस आधार पर पैटर्न है उसी आधार पर पेपर बनाने की हमने कोशिश की है। थैंक यू।